हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है हमारा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं साइंस एनालिसिस। दोस्तों आज का हमारा टेस्ट पेपर नंबर 11 है, जिसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का समावेश है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एवोगाड्रो संख्या, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, प्रकाश वर्ष, प्रतिबल विकृति, फोटोग्राफिक कैमरे का अवदृश्यक लेंस, ई बराबर mc², थोरियम को नाभिक का बदला जा सकता है, फ्यूज के पदार्थ का ऊर्जा का क्षय कम होना, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तरंग अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। ये सारी चीज़ें, कहीं तरंग है, कहीं लेंस है, कहीं दूरी मापने की इकाई है, कहीं किसी संख्या का नाम है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो ये इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। उन टॉपिक को किस प्रकार से हमें पढ़ना है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका जो मेजर टॉपिक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट पेपर 11, 12 और 13 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स आपको शॉर्ट वे में बताऊँगा, और यदि आपको डीप से अच्छे से पढ़ना है तो सुरेश्वर सर ने फिजिक्स की महा मैराथन क्लास ली है, वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो सारे 8-10 लेक्चर में पूरा कंप्लीट फिजिक्स है, तो आप उसको जाके वहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आपको स्पीड भगा के करना है तो आप 2 गुना कर लीजिएगा, मतलब 1 घंटे का वीडियो आपको आधे घंटे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पीड आप डबल कर लीजिए, वहाँ पे देखिए चीज़ें, फिर उसके बाद यहाँ पढ़िए, स्पीडी का पढ़िए। इसके बाद एक नोट्स मैंने यहाँ पे ये फिजिक्स का मेरे पास है, इसको मैं टेलीग्राम लिंक में जो नित्य एग्जाम पॉइंटर का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा अभी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट पेपर और जो फिजिक्स का पूरा छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसको एक बार आप रीडिंग कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2-2.5 महीने जो आपका, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, करो या मरो के रूप में आपको काम करना है। क्योंकि आप यकीन मानिए, जो जिस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जिस प्रकार से रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इतना ज़्यादा समय लेता है, यदि आप यहाँ चूके तो आप समझ लीजिए फिर 5 साल पीछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2014 में, फिर जाके हुआ है 2019 में। ठीक है, जो अभी कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ की अभी बाकी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आपका ये पेपर है लगभग 5 साल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग 2015 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब आई है, और अभी पेपर होगा, सिलेक्शन होगा, 6-7 साल लग जाएगा। ठीक है, तो अगला आप बताओ, यहाँ यदि आप चूकोगे 1 लाख ग्रुप डी की वैकेंसी है, 35,000 करीब आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी है, यहाँ यदि आप चूकोगे तो कहाँ पहुँचोगे? 6-7 साल पीछे जाओगे, 2026-27। आप सोचो कितना लेट हो जाओगे। इसलिए ये 2-2.5 महीने मेहनत करना ज़्यादा सही रहेगा, बजाय इसके कि आप 6-7 साल वेट करें। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो आप साइंस एनालिसिस ये करते रहें। उसके बाद आप जो है, आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो 1992 से लेकर 2019 तक अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसमें साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं उसको आपको पढ़ते रहना है। इसके अलावा प्रीवियस जो पीछे यहाँ पे मॉडल सेट दिया हुआ है स्पीडी का, उसमें 6-6 पढ़ना, मतलब ये 3 साल ये और 6 वो, इसको मिला करके यदि आप देखेंगे तो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद साइंस एनालिसिस है, आधे घंटे या 1 घंटे का भी होता है, इसको आप देखते रहें तो आपका रिवीजन होता रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा मेहनत 8-10 दिन करिए कि आप एक वीडियो साइंस जो फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, बायो वाला पूरा सुरेश्वर सर ने पढ़ा दिया है उसको आप वहाँ ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा पूरी क्लासेज आपकी ऐसे चलेंगी, जैसे आपका मान लो अंतरिक्ष विज्ञान है, फिर रक्षा विज्ञान है, रक्षा अनुसंधान विज्ञान है, उसके बाद आपका परमाणु विज्ञान है, उसके बाद आपका कृषि है, वनस्पति है, कंप्यूटर साइंस है, सौर मंडल है, ब्रह्मांड, ये सब ऐसे पढ़ाएंगे सुरेश्वर सर मॉर्निंग वाली क्लास में। तो वहाँ पे आप क्लास लीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है, मैं यहाँ पे एनालिसिस करवाता हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, आप अपना यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। आपको जो पता हो उसका आप कमेंट करके यहाँ पे आंसर दीजिएगा। तो ये टेस्ट पेपर 11 करने से पहले हम लोग फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा बहुत तेज़ी से जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्या क्या होता है फिजिक्स में। और ये चीज़ तभी आप अच्छे समझ पाओगे जब आपका बेसिक पहले से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा। ठीक है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो आप को जो टॉपिक पढ़ना है वो आपको मापन है, मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गतिकी से संबंधित, जिसमें न्यूटन्स का लॉ है तीनों। उसके बाद जो है बल, दाब, तनाव, इन सब के बारे में, इनका कहाँ कहाँ यूज कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद प्रकाशिकी है, जिसमें आपको प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ये सब आप सुने होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस।
उसके बाद दर्पण, और फिर जो अभी आपको मैंने दिखाया था कि प्रतिबिंब में कैसे क्या बनता है ना, प्रतिबिंब वाला जो क्वेश्चन था, तो ये जैसे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा प्रकाशिकी में। उसके बाद आपका चुंबकत्व है, फिर धारा से करंट या इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें हम लोग धारा, वोल्ट मीटर, अमीटर, प्रतिरोध, इन सब के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चुंबकत्व में आपके चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से पदार्थ चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है बहुत सारी ध्वनि तरंगों के बारे में ये सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सुरेश्वर सर ने इसीलिए पढ़ा रखा है वहाँ पे पूरी लिस्ट पूरी कंप्लीट पड़ी हुई है। आप जाके वहाँ पे अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये आपको कंठस्थ होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा पहले मेजरमेंट पे बात करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मापन भौतिक राशियाँ। आपको मैंने बताया था इस ब्रह्मांड में जिन भौतिक राशियों को हम देखते हैं अपने आसपास, उनको मापने के लिए कुछ ना कुछ होता है, इकाई होती है ना मापने के लिए, तो उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। और इन राशियों को मापने के लिए जिन इकाई का प्रयोग हम लोग करते हैं उनको भौतिक मात्रक या मूल मात्रक कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं की होती हैं, इनको किसी और चीज़ से बनाया नहीं जा सकता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो मूल राशियाँ आपकी जैसे द्रव्यमान हो गई, द्रव्यमान को केजी में, इसका जो इकाई है मापने की ये किलोग्राम है। उसके बाद दूसरा आपका दूरी है या लंबाई है, इसको मापने के लिए आप मीटर का यूज करते हो, ठीक है, मीटर। इसके बाद तीसरी आपकी जो है समय है, समय को व्यक्त करने के लिए सेकंड का यूज करते हो, इसका मात्रक क्या है, सेकंड। चौथा आपका है ताप, ताप को करने के लिए केल्विन में, ताप को केल्विन, ठीक है। पांचवा है आपका धारा, धारा को करने के लिए एम्पियर, जो करंट बहता ना, एम्पियर। छठा आपका जो है ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता को व्यक्त करने के लिए कौन सा मात्रक यूज किया जाता है, कैंडेला, कैंडेला को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सतवा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए मोल का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, मोल का यूज करते हैं पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ दी हुई है, उनके बारे में हम लोगों को जानना है। अब यहाँ पे अदिश राशि, सदिश राशि आपको मैंने बताया था, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की ही केवल आवश्यकता होती, दिशा की नहीं, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कल वाला यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सदिश राशि वो हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती, डायरेक्शन भी उनका बताना जरूरी होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, जो यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, इनका मतलब क्या होता है। ये जो दूरी होती है ना, दूरी, ये जो आप जितनी लंबाई चलते हो ना, जितना यही इसकी दूरी कहलाती है। मान लो यही इसकी दूरी हो गई, ठीक है, जितना आप चलते हो ये दूरी हो गई। द्रव्यमान क्या होता है किसी चीज़ का, जो आप कहते हो कि 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। चाल क्या हो गया कि मान लो 1 सेकंड में आप जितनी दूरी चलते हो, 1 सेकंड में जितनी दूरी आप चलते हो, यूनिट समय, या 1 घंटे में या 1 मिनट में यूनिट समय होना चाहिए। यूनिट समय में जो आप ये दूरी चलते हो ना, यही आपकी क्या हो गई, चाल हो गई। और वेग में क्या अंतर होता है, वेग आपका हमेशा डायरेक्शन को भी बताता है। तो चाल आपकी अदिश राशि है, लेकिन वेग कैसा, वेग आपकी सदिश राशि है। वेग में डायरेक्शन को भी बताया जाता है, ठीक है, वेग एक सदिश राशि है। उसके बाद आयतन क्या होता है, आयतन आपको मैंने बताया था कि यदि एक विमा लेते हैं तो वहाँ पे परिमाप मिलता है, मतलब उसकी लंबाई निकाला जाता है। ये 2 को ले लें, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो वहाँ क्षेत्रफल मिलता है। ये 3 विमीय हो, 3 डायरेक्शन को ले करके, डायरेक्शन को हमेशा लंबाई में ही मापते हैं, तो आयतन क्या होता है, आयतन हमेशा आपका तीनों का गुणनफल होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये आयतन हो गया। जैसे आपका पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसका आयतन होता है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, इसको आयतन को हम लोग किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं ना, आयतन को किस में, लीटर में मापते हैं। उसके बाद कार्य हो गया, जो आप वर्क करते हो, जो बल है, बल और इसकी दिशा में विस्थापन जो होता है, यही आपका क्या हो गया, कार्य हो गया। अच्छा, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वो होता है जैसे मान लो यहाँ से इतनी दूरी आप चले, क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चले, ये इतना दूरी मान लो 100 मीटर है, तो ये दूरी आपने चला। यहाँ से ऐसे घूम के आप आए, मान लीजिए पूरा चक्कर 400 मीटर का है, 400 मीटर का, तो आपने दूरी तो चला 400 मीटर, लेकिन विस्थापन क्या हुआ, आप घूम के फिर वहीं आ गए,
तो आपके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसका विस्थापन क्या हो गया, 0। विस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, मतलब इनके बीच स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है, यही विस्थापन। यदि आप घूम करके कहीं भी घूम करके आ गए अपनी ही स्थान पे तो ये विस्थापन नहीं हो गया, लेकिन आपने दूरी चला है ये सब पूरा, लेकिन विस्थापन वहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो विस्थापन में डायरेक्शन इन सब की बात की जाती है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि होती है, लेकिन दूरी क्या है, दूरी सदिश राशि नहीं है। उसके बाद आपकी ऊर्जा हो गई। ऊर्जा या कार्य सब एक ही बात होती है। विद्युत धारा आपको मैंने बताया ही था, ताप को बताया ही था, दाब को बताया था, ठीक है। अभी और सारी चीज़ें यहाँ पे टर्म्स मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सदिश राशियों में कॉन्सेप्ट दिया, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि, वेग क्या है, सदिश राशि है, त्वरण क्या है, त्वरण क्या होता है, जो चाल होती है, चाल में परिवर्तन की दर, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और एक समय टी यहाँ और आ जाएगा, मतलब समय स्क्वायर ना। तो दूरी का होता है मीटर और समय स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। ऐसे ही बल हो गया, संवेग हो गया और बलागुण। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जो रॉकेट आपका उड़ता है ना, रॉकेट, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही काम करता है। रॉकेट, रॉकेट या प्रणोदक जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है। उसके बाद यहाँ पे मात्रक देखते हैं कि वह प्रमाणिक माप जिससे तुलना करके भौतिक राशि को मापा जाता है वो मात्रक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ढेर सारे मात्रक दिए हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं का दिया हुआ, जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, ताप को समय को सेकंड में, कार्य या ऊर्जा को जूल में मापते हैं, कार्य या ऊर्जा को जूल में मापते हैं। इसकी एक छोटी इकाई सीजीएस इकाई होती है, इसको खोजा था जूल ने इसलिए जूल के नाम पे है। इसकी एक सीजीएस इकाई होती है जिसको बोलते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं, अर्ग। ये छोटी इकाई है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। विद्युत धारा का है एम्पियर, ताप का है केल्विन, तीव्रता का कैंडेला, कोण को जो ये इस तरीके से यदि कोई वृत्ताकार पथ पे कर रहा है तो ये यहाँ केंद्र से जितना कोण बनाता है इसको रेडियन में मापते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको किस में मापते हैं, कोण को रेडियन में, ओके। उसके बाद त्वरण का आपको मैंने बताया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल की खोज, बल के लिए परिभाषा दिया था न्यूटन F = ma। m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण है। तो द्रव्यमान का आपको बताया था किलोग्राम और इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का एक मात्रक ये भी होता है और एक मात्रक न्यूटन भी होता है, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और या न्यूटन दोनों बल के ही मात्रक होते हैं, तो यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है। इसके बाद यदि बल को प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो लंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उसके तल के लंबवत जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, वही दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब। तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक F का न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, ये हो गया दाब का। और दाब, ये हो गया दाब का, और दाब की खोज इसकी की थी पास्कल ने, इसलिए दाब का एक मात्रक होता है पास्कल भी, ठीक है। दाब का एक मात्रक पास्कल भी होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया वेग, वेग को आपको बताया था दूरी बटे समय, दूरी का हो गया मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये हो गया वेग का। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग सेम ये चीज़, ये रेखीय वेग हो गया। यदि कोणीय वेग की हम लोग बात करेंगे वृत्ताकार, इसको ये जो दूरी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको रेडियन में मापते हैं, रेडियन बटे सेकेंड ना, यही हो गया कोणीय वेग। तो रेडियन प्रति सेकेंड आपका कोणीय वेग का मात्रक हो गया। आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकेंड में आप जितनी चक्कर, या जैसे मान लीजिए ये है, जितनी चक्कर आप 1 सेकेंड में जितना कर ले जाते हो वही आपकी आवृत्ति। मान लीजिए आप ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हो 1 सेकेंड में 4 बार, हो एक व्यक्ति घूमता है गोल गोल 1 सेकेंड में 6 बार, तो इसकी आवृत्ति 6 हो गई, आपकी आवृत्ति क्या हो गई, 4 हो गई। तो किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति 1 सेकेंड में आप जितनी बार करते हो वही उसकी आवृत्ति कहलाती है, ओके। अब यहाँ पे संवेग क्या होता है, संवेग आपको मैंने बताया था कि द्रव्यमान गुणे वेग, यही क्या है, संवेग। मीटर प्रति सेकेंड इसका होता है, किलोग्राम इसका, तो क्या हो गया संवेग का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग भी क्या होता है, आवेग आपका F जो बल लगता है जितने समय के लिए लगता है वही उसका आवेग है, तो इसका हो गया न्यूटन और ये इसका हो गया सेकंड, न्यूटन सेकंड, ये हो गया आवेग। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव एक द्रव की ऐसी क्वालिटी होती है कि वो उसको अपने आप को सिकोड़ता है, ठीक है, अपने आप को सिकोड़ता है। इसलिए वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, यदि किसी कांच पे हम पानी को कर दे तो गोल गोल हो जाता है, ठीक है। अरबी के पत्ते पे भी पानी जो देखो तो वो गोल गोल ऐसे बूंदों के रूप में होता है, क्यों, क्योंकि वो अपना शॉर्टेस्ट स्थान घेरने का, सिकोड़ने का प्रयास करता है। तो सबसे
सबसे कम जो क्षेत्रफल वो करने का प्रयास करता है। यही है, अभी देखिएगा पृष्ठ तनाव का किस प्रकार से यूज होता है मच्छर को मारने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर यहाँ पे जैसे F/A करने पे दाब मिलता था, ऐसे F/ लंबाई, एक एकांक लंबाई यदि काल्पनिक रेखा मान ले, इस पे जो बल काम करता है वही पृष्ठ तनाव है। मतलब पृष्ठ तनाव क्या है, एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल। तो इसका हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया पृष्ठ तनाव का मात्रक। इसके बाद विद्युत आवेश जो चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत धारा में इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ये सी चीज़ पढ़ेंगे। जो विद्युत बहती है उसमें क्या होता है, आवेश के कारण से उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट का यूज किया जाता है। और जो W/T कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। इसका कार्य को बोलते हैं जूल, और ये समय को क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड एक इसका मात्रक हो गया शक्ति का। इसके अलावा शक्ति का एक मात्रक होता है वाट, लेकिन विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, शक्ति का मात्रक वाट, और एक इसका मात्रक और क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध यदि धारा बह रही है, इस धारा को बहने से कोई एक किसी भी पदार्थ का, धातुओं का एक गुण होता है कि इस धारा को बहने से रोकता है, और धारा को बहने से रोकने वाला जो ये गुण है इसकी को बोलते हैं प्रतिरोध करना। ठीक है, आप नाम से समझ में आ रहा, प्रतिरोध। इसकी खोज की थी ओम ने, इसलिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। इसके अलावा विद्युत धारिता, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, विद्युत धारा जो बिजली वगैरह से संबंधित है, तो ये भी विद्युत धारिता क्या होती है, फैराडे। इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। डायनामो, आपने नाम सुना है ना, डायनामो, इसकी भी खोज की थी माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने विद्युत धारिता की खोज की थी, इसीलिए इसका जो मात्रक हो गया फैराडे हो गया। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये चुंबक से संबंधित है। जैसे आप ट्रांसफार्मर और विद्युत मोटर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स, इसको फाई से, ये इस चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है इसको मापते हैं। वेबर ने इसका किया था फाइंड, इसलिए इसका मात्रक वेबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता, उसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको क्या बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा शक्ति का यहाँ पे दिया हुआ है, चाल का दिया हुआ, प्रकाश दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष है, तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम, प्रदीप्त घन लक्स, और ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। तो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं आपको PDF यहाँ पे सेंड कर दूंगा, ये PDF आप देख लीजिएगा और अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं यांत्रिकी में, तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था गति का, और वो बताया था न्यूटन ने कि ये जो कोई भी पिंड है वो ये विराम में है तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है, या गतिमान है तो गति अवस्था में रहने का प्रयास करती है। कब, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का पहला नियम है। दूसरा नियम इन्होंने बताया था कि F कितना होता है, ma होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यही जब हम पृथ्वी के सापेक्ष करते हैं तो एक ही जगह g हो जाता है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो mg ही क्या कहलाता है, भार के रूप में आ जाता है, भार, वेट। आपको कल वाले वीडियो में मैंने ये सारा चीज़ बताया था। तो एक फॉर्मूला ये दिया था। तीसरा दिया था इन्होंने कि हर एक क्रिया जो है प्रतिक्रिया दिखाती है, हर एक क्रिया प्रतिक्रिया दिखाती है। जैसे यदि हम धरती पे चल रहे हैं तो हमारा पैर क्या करता है, धरती धरातल पे जो है बल लगाता है, और उतना ही बल जो है, सेम उतना ही बल धरती हमारे पैरों पे लगाती है, जिससे हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नाव से यदि हम लोग कूदते हैं आगे की तरफ, तो देखिए हमेशा पीछे की तरफ हम लोग फोर्स लगाते हैं उस पे, नाव पे, और फिर नाव उतना ही फोर्स हमें आगे की तरफ ढकेल देती है। तो ये तीसरा नियम हो गया न्यूटन का, के गति का तीसरा नियम। तो गति का जो तीनों नियम था उसको किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन ने दिया था। और चूंकि इन्होंने बल का दिया था फॉर्मूला F = ma, न्यूटन नहीं दिया था, इसीलिए इसका बल का जो एक मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग देख लेते हैं चाल क्या होती है। आपको बता ही दिया था, एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। ये देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड। चाल की क्या हो गई, चाल का क्या हो गया, मात्रक हो गया। वेग क्या होता है, कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, एक डायरेक्शन की बात हो गई, तो डायरेक्शन जब आ जाता है तो वहाँ पे वेग होता है। ठीक है,
त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये हो गया। बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है। देखिए दिशा में परिवर्तन हो रहा है ना, इसका मतलब त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि होती है। अब यहाँ पे नियत त्वरण वाली गति के लिए समीकरण दिया गया था, गति का प्रथम नियम, द्वितीय, ये न्यूटन ने नहीं दिया था, ठीक है। ये आपको ये सारी चीज़ें जानना। v यहाँ पे फाइनल वेग है, और ए क्या, u क्या है? इनिशियल वेग, ए क्या है? त्वरण है, और t क्या है? समय है। तो ये जो है दूरी, चाल, समय, त्वरण, विस्थापन, दूरी, चाल, समय, त्वरण, विस्थापन, इनके बीच में रिलेशन बना करके गति का नियम दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है। उसके बाद वृत्तीय गति क्या होती है कि यदि ये सर्कुलर पथ पे, वृत्ताकार पथ पे यदि गति कर रही है तो वृत्तीय गति हो गई। इसके बाद आपका यहाँ पे संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, आपको मैंने बता दिया। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? ये कह रहा है कि संवेग संरक्षण मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, ये हमेशा नियत रहता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान अधिक है तो उसका वेग कम होगा, यदि द्रव्यमान कम है तो उसका वेग ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी गेंद है और एक बड़ी सी गेंद है, यदि किसी बच्चे को कहा जाए मारो इसको, तो इसको मारेगा, छोटी वाली गेंद को ज़्यादा दूर जाएगी, ठीक है, और इसको करेगा तो कम दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है तो वेग क्या होगा? अधिक होगा, और इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो वेग क्या होगा? कम होगा। तो इसी को बोलते हैं कि द्रव्यमान गुणे वेग हमेशा नियत रहता है। और इसी पे जो रॉकेट आपका काम करता है वो संवेग संरक्षण के नियम पर ही काम करता है, ठीक है। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन की दर को, जैसे कोणीय वेग क्या है? जैसे कोणीय विस्थापन जो हो रहा है, इसकी जो दर है, दर मतलब हमेशा समय पे निकाली जाती है, θ/t, इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन/सेकेंड। तो यही कोणीय वेग कहलाता है। बल क्या होता है? बल वह खिंचाव या धक्का होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करती है, वो बल है, ठीक है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी भी पदार्थ का एक क्वालिटी होता है कि वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है। तो जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने सबसे पहले ना, जड़त्व का सबसे पहले नियम दिया था गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया था। गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का और जड़त्व का नियम दिया था। अब न्यूटन ने गति का इसी के आधार पर 3 नियम दिया। इन्होंने कहा यदि कोई विराम में रुकी हुई है या कोई चीज़ गतिमान है तो तब तक अपनी उसी अवस्था में रहेगा, मतलब यदि विराम है तो विराम में ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे जब एथलीट ऊंचा कूदने के लिए पहले कुछ दूरी दौड़ता है, जब वो दौड़ता है और जब कूदता है तो उसकी वही अवस्था बनी रहती है, गति वाली ना, वही अवस्था गति वाली बनी रहती है। तो यदि वो खड़ा होकर के कूदे तो उसका जो शरीर है वो खड़ा ही रहना चाहेगा, रुकना ही चाहेगा, तो वो उतना गति नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए वो कूदने के लिए, ऊंचा कूदने के लिए कुछ दूरी तक दौड़ के आता है, तो दौड़ के आता है तो उसका शरीर गति को प्राप्त कर लेता है, तो वो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है। इसके अलावा जब हम कोई पेड़ हिलाते हैं और आम नीचे गिर जाता है, क्यों? क्योंकि आम गति स्थिर है और पेड़ को जब हिलाते हैं तो पेड़ पे बल लगाते हैं, लेकिन उसका जो आम है वो वहीं स्थिर रहना चाहता है। जब वो स्थिर रहना चाहता है और डाली ऐसे ऐसे आगे पीछे होती है तो वो टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं PDF दे दूँगा इसका, ओके। तो ये हो गया न्यूटन का। और तीसरा नियम इन्होंने कहा था क्रिया प्रतिक्रिया का, तो ये पूछा जाता है न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो तीसरा नियम है। बल वाला इन्होंने दिया था F=ma, दूसरा नियम है, ठीक है, F=ma। यदि पृथ्वी के बात आ जाएगी तो mg हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के रूप में आ जाएगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए द्वितीय नियम का क्या क्या यूज है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तृतीय नियम में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। घर्षण क्या होता है कि दो सतहों के बीच जो बल लगता है, आप देखते होंगे ज़्यादा घर्षण होने से गर्म हो जाता है, ठीक। ब्रेक लगाते हैं पहिए पे, तो पहिया और पहिए पर ब्रेक जब लगता है तो वो घर्षण होने लगता है, वो फिर वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो वो एक फ्रिक्शन है। इसका यहाँ पे किस प्रकार से यूज है ये दिया हुआ है, एक बार आप इसको बस पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। घर्षण को कम करने के लिए तेल या ग्रीस, जिसके रूप में स्नेहक बोलते हैं ना, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, ओके। बॉल बियरिंग भी आप देखते होंगे गाड़ियों में लगा होता है गोल गोल, ठीक है, चक्के में। और साबुन का घोल का प्रयोग करते हैं, ये सब पाउडर का प्रयोग करके, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब स्नेहक के रूप में काम करते हैं जो घर्षण को कम करते हैं, ओके। प्रकृति में जो कार्यरत बल है गुरुत्वीय बल, आपको बताया ही था,
ये सदैव आकर्षण, ये सारा चीज़ आपको, ये इतना मैंने आपको कल बताया था। G/m1/m2 इसको न्यूटन ने दिया था, F = G/m1/m2/r²। यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक का मान होता है, और जो G का मान होता है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी के केंद्र पर G का मान, ऊपर जाने पर G का मान घटता है, या नीचे जाने पर भी G का मान घटता है, और केंद्र में जा करके इसका मान 0 हो जाता है। G का मान जो ध्रुव होता है, ध्रुव चूँकि थोड़ा सा ऊपर ऐसे चपटा रहता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुव का मान सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। G का मान यदि घूर्णन कर रही है, जो अपने चारों ऐसे ऐसे घूम रही लट्टू की तरह से, तो इसका G का मान घटता है। ठीक है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर G के मान में वृद्धि हो जाएगी। ध्रुव पर G का मान वही रहेगा, बल्कि बाकी सभी स्थानों पर ध्रुव का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये घूमती है अपने अक्ष पर, इसलिए इसका मान कम रहता है। ठीक है, और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ध्रुव लट्टू आप देखते होंगे ऊपरी वाला सिरा ज़्यादा नहीं घूमता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रहता है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल होते हैं, चुंबक के कारण, ये सारे चीज़, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रांग फोर्स, ये सब, बस इतनी सारी चीज़ें जो जो बताया जा रहा है इतना इतना आप पढ़ते जाए। इसके अलावा सुरेश्वर सर वाली क्लास आप जाके वहाँ पे देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, तो ये जो आपको मैं अभी बता रहा था, ये सारी चीज़ें मैं इसकी नोट्स दे दूंगा, इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। इसके अलावा यदि आपको पूरी क्लास लेनी है तो सुरेश्वर सर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे फिजिक्स महा मैराथन क्लास है, उसको पूरा देख डालिए। ठीक है, वहाँ एक बार पढ़ाया जा चुका है, तो मेरा फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये एनालिसिस है, तो उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पढ़े रहेंगे, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए हम फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पीड में पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये उद्देश्य है कि रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक, एनालिसिस का मतलब ही यही है, और क्लास आपको वहाँ पे चूँकि दिया जा चुका है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ठीक से पूरा पढ़ाइए, क्योंकि सारा चीज़ वहाँ पर पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पे आपको जैसे मापन के लिए 7 भौतिक मोल मात्रक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ये पदार्थ की जो मात्रा है, ये मोल जो है पदार्थ की मात्रा, किसी भी, आप जानते हो बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ढेर सारे होते हैं। तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ, इस पदार्थ के 6.023 × 10⁻23, मतलब 23 जीरो लगाओ, इतने अणु या इतने एटम को एक मोल कहा जाता है। जैसे 1 दर्जन बोलते हो ना, 12 को 1 दर्जन बोलते हो, तो उसी तरीके से पदार्थ के इतने एटम को 6.023, इसी को अवोगाद्रो नंबर बोला जाता है, 10⁻23, इसी को अवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें 7 मूल मात्रक हो गए, और मूल राशियाँ भी 7 होती हैं। अब इसके अलावा कुछ और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, प्रकाश वर्ष नाम से दिख रहा है प्रकाश वर्ष, लेकिन ये दूरी का मात्रक होता है। निर्वात में सूर्य की किरणें 1 वर्ष में जितनी दूरी चलती हैं, वही उसका क्या हो गया, प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष में 9 पॉइंट समथिंग × 10⁻, जो है 15 के अप्रॉक्स मीटर, इतना जो है 9.46 या समथिंग होता है कुछ, इतने मीटर जो है 1 साल में इतनी दूरी चलती है। ठीक है, मतलब 15 जीरो लगा दो, आप समझ सकते हो कितना हो गया होगा। तो ये खगोलीय मात्रक भी, दूरी का ही पारसेक भी 3.26, प्रकाश वर्ष को 1 पारसेक बोला जाता है ना। आपको बताया ही था, एंगस्ट्रॉम जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, आपको बताया था प्रकाश जो 7 रंगों में होता है। और ये जो अपवर्तन होता है ना, दूर हटना या पास हटना, जिसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, तो ये दूर हटना, ये अपवर्तन के कारण होता है। ये 7 रंगों में विक्षेपित होता है, जिसको वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। वर्ण विक्षेपण से जो प्रकाश है, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको आपको मैंने बताया था विबग्योर के नाम से ना, विबग्योर, जिसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की होती है। इसीलिए ठंडियों में आप हमेशा जो है, जो सिग्नल लगे होते हैं या जो डेंजरस वाली पोजीशन, वहाँ हमेशा लाल चीज़ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, ये दूर तक ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अब ये जो है एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को, नॉटिकल मील समुद्री दूरी को और समुद्री गति को नॉट में मापा जाता है। किसी भी जो जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज, उनकी गति को समुद्र नॉट में मापा जाता है। फैदम क्या होता है, समुद्र की गहराई, और समुद्र की गहराई को मापने वाले यंत्र को फैदोमीटर कहा जाता है, फैदोमीटर। ओके, और फैदम बोला जाता है समुद्र की गहराई को। और डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता, जो उसकी फोकस दूरी होती है, उसका व्युत्क्रमानुपाती, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती जो है, वो क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाती है। आप जानते हो अवतल लेंस जो है
अवतल लेंस और उत्तल लेंस ये होते हैं ना, तो उनकी जो क्षमता होती है इसको डायोप्टर में मापा जाता है। जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता क्या होती है, 0 डायोप्टर होती है। क्या होती है, 0 डायोप्टर होती है उसकी क्षमता। पास्कल क्या होता है, दाब का मात्रक। हर्ट्ज जो है आवृत्ति को, आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में वो जितनी चक्कर अपना पूरा करता है कंप्लीट, वही उसकी आवृत्ति होती है। ल्यूमेन ज्योतिफ्लेक्स का मात्रक है। बार जो है वायुमंडलीय दाब का है। और ओम जो है प्रतिरोध का है। मैक क्या है, पराध्वनिक गति का होता है। ठीक है, पराध्वनिक गति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक की गति को क्या बोलते हैं, पराध्वनिक गति, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, उसके बाद आपका कैलोरी उष्मा की मात्रा, कूलाम विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक होता है। कैरेट सोने की शुद्धता के लिए। वाट क्या होता है, शक्ति का, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, यही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। शक्ति का एक मात्रक वाट हो गया और दूसरा यहाँ से जूल प्रति सेकेंड आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जूल किसका है, कार्य का मात्रक है। और न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। अब आइए देखते हैं, आज हम लोग ये मापक मात्रक वाला करेंगे। दूसरा आज हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे। अब तरंग आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसे होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं विज्ञान के कुछ शब्द हैं यहाँ पे, और जहाँ से हमेशा पूछा जाता है। और रेलवे खास कर, जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या, एलपीजी गैस होती है ना, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया। सीएनजी, आप देखते हो जो गैस भरा जाता है ना, टैक्सी वगैरह चलती गैस वाली, तो उसको सी से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म है ये, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, ये सीएनजी का फुल फॉर्म है। एड्स क्या होता है, एड्स रोग होता है, आप जानते हो, जो एचआईवी नामक वायरस से होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनो की कमी हो जाती, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की डिफिशियंसी हो जाती, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये एड्स हो गया। सिम, सिम आप लगाते हो मोबाइल में, इसका नाम क्या है, सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये पहचान का आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम। रडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि ये रडार लगा है इस फाइटर प्लेन में, इसमें ये लगा है, रडार से ही वायुयान इन सबको डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या है, आर ए से रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आर ए से रडार रेडियो, और डी से डिटेक्शन, ए से एंड, और आर से रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सीएफसी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको बताया था। ये ओजोन, जो एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, मतलब ग्रीन हाउस गैस भी है सीएफसी। साथ ही साथ ये ओजोन को नष्ट करती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे टेलीविज़न हो गया, और जो फोम वाला होता है ना, जो सेविंग वाली क्रीम होती है उसमें भी होता है। इसके अलावा फ्रिज हो गया, फ्रिज, एसी, इन सब में ये सीएफसी होता है। तो इसको प्रतिबंधित किया जा चुका है, और ये ओजोन को क्षरित करता है। और ओजोन की क्षरण को रोकने के लिए और इससे संबंधित 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। डीडीटी क्या होता है, ये कीटनाशक होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइसक्लोरो डाइफेनिल ट्राई, टी से ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये डीडीटी का है। एटीएम, आप यहाँ जाते हो पैसा निकालते हो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, जो पैसा देते हैं बैंक में ना, वो कहलाते हैं टेलर। एक तो टेलर वो होता है जो कपड़ा सिलता है, एक टेलर बैंक में भी होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटेड मतलब स्वचालित टेलर मशीन होता है, और एटीएम का फुल फॉर्म। एमआरआई क्या, एमआरआई, अब हम लोग बात करते हैं एमआरआई। एमआरआई आपने देखा होगा, एमआरआई कराने जाते हैं, ये चिकित्सीय वाला है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय रिजोनेंस इमेजिंग होता है। इमेजिंग ना, ये चित्र करता है, फोटो लेता है, जैसे आप एक्सरे वगैरह करवाते हो वैसे ही एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म हो गया सीएफएल, आप बल्ब देखते हो, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आप इसका 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये आता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ये डायोड होता है, ये डायोड, और ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है एलईडी का फुल फॉर्म। एलईडी आजकल सबसे ज़्यादा यही वाला चल रहा है ना, एलईडी। ओके, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं तरंग क्या होता है। तरंग आप जानते हो, कुछ भी, कोई भी कण तरंग जो है ये आपकी दोहरी प्रकृति दिखाती है। ठीक है, दोहरी प्रकृति, अच्छा ये दोहरी प्रकृति नहीं, सॉरी, तरंग के बारे में यदि हम लोग देखें तो मैकेनिकल वेव्स,
मैकेनिकल वेव्स, यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखता है ना, जैसे प्रकाश भी क्या है, तरंग ही है, लेकिन वो कैसा तरंग है, इलेक्ट्रो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है, और ये तरंग होता है, ये प्रकाश। अब ये तरंग जो होते हैं मैकेनिकल वेव्स, ये दो प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ का मतलब ही क्या हो गया, अनुदैर्ध्य का मतलब ऐसे ऐसे वाले जो चल रही, ये अनुदैर्ध्य हो गई, ठीक है। अब ऐसे ऐसे जो चल रही हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग हो गई। आप इतना चीज़ जानो कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ये गैस में नहीं चल सकती है, मतलब ये गैस में नहीं चल सकती अनुप्रस्थ तरंग। जो स्प्रिंग होती ना, स्प्रिंग आपने ऐसे ऐसे देखा होगा, अब उसको यदि आप दबा दो, छोड़ो, तो जिस प्रकार से भी वो गति करती है आप समझ जाओ वही अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ये नॉर्मली समझने के लिए है, मैं यहाँ पे आपको कैसे सिलेक्शन लेना है उस प्रकार से कैसे हम याद कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। मैं यहाँ पे फिजिक्स आपको टर्म्स नहीं बता रहा हूँ, एक एक चीज़, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना आपके माइंड में, बस पेपर तक देना है, ठीक है। आप इतना चीज़ अभी अच्छे जानो। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो ये स्प्रिंग वाला है, आप बताओ क्या स्प्रिंग वाला कभी यहाँ पे हो पाएगा गैस में? नहीं। तो ये हमेशा, आप बताओ ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब हो गया कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। और जो ये तरंग होती है इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे अनुदैर्ध्य तरंग हो या अनुप्रस्थ तरंग। तो अब यदि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका मतलब जो ध्वनि है उसको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब कभी भी हम चंद्रमा पे बोले, अंतरिक्ष में बोले, तो वहाँ पे हमें नहीं सुनाई पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई वायुमंडल है, ना ही कोई माध्यम है जिससे ध्वनि ट्रेवल कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे यांत्रिक तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, अभी और सारी चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा जो सुनने की, जो हम वेव्स सुनते हैं ध्वनि को, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये ऑडिबल वेव्स यदि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है तो उसको हम सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर है तो नहीं सुन सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, जिसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग, ठीक है। पराश्रव्य जिसको हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, कुछ ऐसे चमगादड़, ये सारी चीज़ें होते हैं जानवर, ये अल्ट्रासोनिक तरंगों को सुन सकते हैं। इसके अलावा ये 20 हर्ट्ज से कम है तो भी हम लोग नहीं सुन सकते, उनको अवश्रव्य बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई तरंग के बारे में। आइए कुछ और इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग केवल एक डिफिनेशन देखेंगे, उस डिफिनेशन से सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। जैसे आप ध्वनि को, अभी आपने बताया कि ध्वनि क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अब आप बताओ, मुंह इधर किए हो तो किधर ध्वनि जाएगी? इधर ही तो जाएगी, कि उल्टा भागती है या पीछे भागती? नहीं। तो एक प्रकार से समझने के लिए, तो यदि जिधर आप बोल रहे जो तरंग की दिशा है वो माध्यम के कण जिधर हैं उसके समानांतर यदि जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे उसी दिशा में जा रही है, तो उस प्रकार को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ओके, तो हमको केवल एक चीज याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? केवल अनुदैर्ध्य तरंग को, अनुदैर्ध्य दा से देखो तो समझ में आ रहा है ना, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसको बोल रहे हैं, अनुदैर्ध्य से समझ में आ रहा है ये उसी दिशा में, ठीक है। तो आप समझ लो ये है, इसके समानांतर यदि चले तो क्या हो जाएगा? एक तो ये तरंग चल रही है, एक ये जो कण है, ये कण जो कंपन कर रहे हैं, यदि समानांतर दिशा में, एक ही दिशा में हो, समानांतर दिशा में, तब इसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है, ठीक है। और जो ये आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं, इनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम क्या हो सकते हैं? ये माध्यम ठोस, द्रव और गैस भी हो सकते हैं। तीनों, ठोस, द्रव और गैस। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए ठोस, द्रव या गैस किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुप्रस्थ से आप समझ में आ रहा होगा, यदि ये लंबवत है, यदि समानांतर है तो अनुदैर्ध्य हो गया, यदि ये लंबवत है तो क्या हो गया? अनुप्रस्थ तरंग हो गया। जैसे आपका स्प्रिंग में तरंग होती है वो क्या होती है? वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब यदि हम लोग देखें कि जो ये अनुप्रस्थ तरंग है ये कभी भी गैसों में नहीं चल सकती है, तो गैस में कौन सी तरंग उत्पन्न हो सकती है? यही जो ध्वनि तरंग है ना। ध्वनि तरंग, भाई हवा क्या है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो ध्वनि गैसों में यदि कौन होगा? वो अनुदैर्ध्य ही होगा, अनुदैर्ध्य तरंग ही, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, यही तरंग उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ कि वायु में उत्पन्न तरंग, भूकंप में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ये सब अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। गैसों में तरंग उत्पन्न की जा सकती है केवल अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो ये पूछा जाए तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग, ओके। फिर सितार के तार जो होते हैं, सितार जो बजाया जाता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय, ये तो हो गया एक आपका यांत्रिक तरंग। उसके बाद हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग, ओके। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा गैस में, तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। जैसे ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ओके।
अब ये बात आती है, ये तो यांत्रिक तरंग हो गए। यांत्रिक तरंग दो प्रकार का, एक हो गया अनुप्रस्थ तरंग जिसको लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूडनल जो तरंग होती है उसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य। ये दो तरंग हो गए। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जैसे प्रकाश, जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे प्रकाश क्या है, जो प्रकाश ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, क्योंकि अंतरिक्ष से भी ये ना जाने कितनी दूर से ये प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है, तो इतनी दूरी से वहाँ कोई माध्यम तो है नहीं, ना गैस है ना कुछ है, तो इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं और ये निर्वात में चल सकती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया, रात्रि दृष्टि उपकरण में कौन सा है, ये जितनी भी आपकी तरंगे होती हैं, जैसे गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, परावैगनी किरण हो गया, दृश्य किरण हो गया, और रक्त लघु रेडियो या दीर्घ रेडियो, आप बताओ क्या इनको रेडियो तरंगों को, दृश्य तरंगों को, जो सूर्य का दृश्य तरंग मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, दृश्य तरंग के अंतर्गत आता है। परावैगनी किरण, सूर्य के प्रकाश में ही परावैगनी किरण, इसी को ओजोन परत जो होती है ये इसको रिफ्लेक्ट करती है, आने नहीं देती है, ठीक है, तो परावैगनी किरणों से ये हमारी रक्षा करती है। गामा और एक्स किरण जिसकी खोज बैकरल ने की थी, एक्स किरण की रॉन्टजन ने की थी, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय अवक्रिया या कृत्रिम रेडियो धर्मिता में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, हेनरी बैकरल ने ही रेडियो एक्टिविटी की भी खोज की थी। ओके, परावैगनी किरणें जो है अंगुली, जो आप देखते होगे ना, जैसे कोई क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने में या प्रकाश विद्युत प्रभाव में परावैगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। दृश्य तरंगे जो होती हैं किरणें ये हमें दिखाई पड़ती हैं। ये लिस्ट दिया हुआ, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये लिस्ट एक बार आप देख लेंगे। उसके बाद रेडियो तरंगे, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं रेडियो टेलीविज़न में यूज की जाती हैं, तो इनको, ये जितनी भी तरंगे आपकी हैं ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं और आवृत्ति के आधार पर, आपको मैंने बताया था कि 1 सेकंड में जो जितनी बार किसी चीज़ को दोहरा लेगा वही उसकी आवृत्ति होती है, ठीक है, तो जो जितनी बार करेगा तो इस आधार पे तरंगे कितने प्रकार की होती है, 3 जो श्रव्य तरंगे हैं, जो जिनको सुन सकते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को श्रव्य तरंगे बोलते हैं, क्योंकि हम इनको सुन सकते हैं। जो तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं इससे, तो वो तरंगे क्या कहलाती हैं, और श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका मतलब हमारे सुनने के लिए कौन सी तरंग का रेंज क्या होना चाहिए, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का तरंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोटी ध्वनि के लिए, अब इसमें कुछ क्वालिटी होती है, जो ध्वनि होती है इसकी कुछ क्वालिटी होती है। जैसे अभी आप बताओ कोई खूब तेज़ी से बोले, ठीक है, तो वो आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। तो मोटी ध्वनि या बारीक ध्वनि, इसके लिए तारत्व प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे कोई लोग जब नाक से बोलते हैं, नाक से, तो उनका तारत्व क्या होता है, तारत्व उनका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, ठीक है, तो वो बहुत तीक्ष्ण लगता है, ठीक है। अब ये प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि क्या होता है कि किसी चीज़ से टकरा के आप कभी कभी पहाड़ों पे जाइए, वहाँ बोलिए, तो देखिए वहाँ से कुछ दूर से फिर वही आपकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, रिपीट होती है, ठीक है, तो उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि का परावर्तन मतलब परावर्तित होकर आती हैं। और कान पर कोई भी ध्वनि हमारे कितने सेकंडों तक रहता है, 1/10 सेकंड तक, ये पूछा हुआ प्रश्न है। प्रतिध्वनि क्या होती है, सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर होना चाहिए, 16.6। अच्छा, देखने के लिए जब देखते हैं, अच्छे नेत्रक के लिए देखने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर हम लोग बोलते हैं ना आँखों के लिए, और ये सुनने के लिए है, प्रतिध्वनि के लिए, तो ये 16.6 मीटर मतलब लगभग 17 मीटर होना चाहिए। सिनेमा हॉल की दीवारों पर जो थर्माकोल का ये दीवार बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि ध्वनि यदि रिपीट होकर के, जो फाइट चल रहा है वो फिर से रिपीट होकर के आएगा, मतलब अनुरणन के लिए, ये अनुरणन से बचाव के लिए ऐसा किया जाता है, थर्माकोल का लगाया जाता है। संगीत के कारण ये अनुनाद होती है ना, कंपन होता है, इसी को अनुनाद बोलते हैं। कंपन के कारण कभी कभी देखो जब विस्फोट वगैरह होता है तो वो टूट जाते हैं, ठीक है, शीशा टूट जाता है या परेड करने से पुल टूट सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई तरंगों के बारे में। कुछ चीज़ें आइए और डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सुनने के लिए 20,000 से नीचे की आवृत्ति, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ये केवल पराश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को केवल यही सुन सकते हैं। पराश्रवित तरंगों का जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है, संकेत भेजने के लिए, गहराई का पता करने के लिए, समुद्र की गहराई का, गठिया रोग, मस्तिष्क का ट्यूमर, इसका पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, सोनार में करते हैं।
इसके अलावा जब ध्वनि का जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, जब एक माध्यम जैसे हवा में है, ठोस में सबसे ज़्यादा इसकी गति होती है, तो इसकी जो गति है ये घनत्व पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्वनि की जो गति होती है वो घनत्व पे डिपेंड करता है, और जो ठोस होता है उसमें उसकी गति सबसे अधिक होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसको एक बार आप ओके दोस्तों। तो फिर आपने देखा जैसे कि सोनार में इसका प्रयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसकी आवृत्ति। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम पे डिपेंड करती है और उसके डेंसिटी पर डिपेंड करती है। और जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा, ठोस में, सॉलिड में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है। इस प्रकार से चाल क्या होता है? चाल दूरी बटे समय, दूरी बटा समय, ये तो होता है चाल, दूरी बटा समय। और चाल, चूंकि यहाँ पे तरंग की बात हो रही है, तो तरंग की जो दूरी होती है क्या होती है? तरंग दैर्घ्य ना, तरंग दैर्घ्य, यही तरंग दैर्घ्य। तो एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी ये चलता है यही इसकी तरंग दैर्घ्य हो गई। इसका मतलब ठोस में इसकी चाल अधिक होती है, इसका मतलब तरंग दैर्घ्य भी वहाँ अधिक होता है। ठीक है, तो ये जो ध्वनि की चाल है ये भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी तरंग क्या होती है? भिन्न भिन्न होती। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। चाल और तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि का क्या परिवर्तित नहीं होता भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो वो आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। बाकी चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है भाई, आपको यहाँ से ऊर्जा दिया जाए तो क्या होगा? आप खुद तेजी से भागोगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चाल जो है, ध्वनि की चाल ये भी बढ़ती है। तो ये आपका 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, वायुयान की जो चाल होती है मैक संख्या में, मतलब ध्वनि की चाल के सापेक्ष से मापा जाता है मैक संख्या में वायुयान की चाल को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ध्वनि की कुछ क्वालिटी होती है, जैसे हम देखते हैं तबला बज रहा है, बांसुरी बज रहा है, वायलिन बज रहा है, ढेर सारी, और हम समझ जाते हैं कि अब इस बार बांसुरी बज रहा है, ये तबला बज रहा है, उसकी आवाज़, तो ये गुणता होती है। ठीक है, तो ध्वनि की गुणता होती है, उससे हम पहचान जाते हैं। जो तारत्व होता है या तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, ध्वनि तेज है, स्लो है, क्या है, वॉल्यूम से, इससे इसकी तीव्रता का निर्धारण होता है। तारत्व क्या है? यदि ध्वनि पतली है या मोटी है, इसके आधार पे हम लोग तारत्व को देखते हैं। ठीक है, तो महिलाओं का जो तारत्व होता है वो कम होता है ना, मतलब ध्वनि मोटी है कि तीक्ष्ण है, तो उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है तारत्व। ओके, पिच। तो ये 3 क्वालिटी हो गई ध्वनि की। और जो ध्वनि का तारत्व होता है किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ठीक है, आवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो आपका पूरा टॉपिक है इसको मैं पीडीएफ को नित्य एग्जाम पॉइंटर के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब अगले दिन से कल हम लोग ये बात करेंगे आपका प्रकाशिकी पे, चुंबकत्व पे, उसके बाद विद्युत धारा पे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।